आधुनिक विश्व के लिए अमेठी एक बात का पर्याय है। भारतीय राजनीतिक राजवंशों का केंद्र, जहां लड़ाइयां मतपत्रों और करिश्मे से लड़ी जाती है और जहां गांधी नेहरू परिवार ने लगभग 4 दशकों तक अपना दावा पेश किया। लेकिन राजनीतिक रैलियों के शोर, हेलीकॉप्टरों की गर्जना और लगातार मीडिया कवरेज के पीछे एक शक्तिशाली रियासत, अमेठी रियासत का खामोश स्थायी इतिहास छिपा है। लोकसभा में सत्ता का केंद्र बनने से पहले अमेठी किलों, तलवारों और राजपूत बिसेन राजवंश के अदम्य गौरव से परिभाषित एक शक्ति का केंद्र था। यह अमेठी की लंबी यात्रा की कहानी है, जो अवध के हृदय में स्थित एकांत सामंती राज्य से आधुनिक भारत के सबसे कड़े राजनीतिक मंच तक पहुंची है। अमेठी रियासत का इतिहास आधुनिक अवध राज्य की स्थापना से भी पुराना है। बिसेन राजपूत एक शक्तिशाली वंश, जिसका वंश गंगा के मैदानों में फैला हुआ था, ने लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। हालांकि दावे अक्सर इससे पहले के भी हैं। बड़े केंद्र शासित राज्यों के विपरीत अमेठी एक मजबूत तालुका के रूप में संचालित होता था, जो सैन्य कौशल और रणनीतिक संबंधों की बदौलत एक मान्यता प्राप्त राज्य के रूप में विकसित हुआ। शासक अक्सर खुद को राजा या राजा साहब कहते थे और सैद्धांतिक रूप से मुगल सम्राटों या बाद में लखनऊ में अवध के नवाब के अधीन रहते हुए भी महत्वपूर्ण स्वायत्ता का प्रयोग करते थे। रियासत की ताकत इसकी रणनीतिक स्थिति में निहित थी। उपजाऊ मैदानों में एक महत्वपूर्ण चौराहा, जो इसे प्रचुर राजस्व और सैन्य शक्ति दोनों का स्रोत बनाता था। राजा अपने प्रशासन, 18वीं सदी के उत्तर भारत के विश्वासघाती बदलते गठबंधनों को संभालने की अपनी क्षमता और पूरे भूभाग के बिखरे दुर्जय किलों के निर्माण के लिए जाने जाते थे। बिसेन राजवंश की विरासत स्थानीय सत्ता में निहित थी। वे केवल जमींदार नहीं थे, वे सेना का नेतृत्व करते थे, न्याय करते थे और कर वसूलते थे। अमेठी के राजा अपने राज्य में नाम मात्र के लिए ही सही, हर तरह से संप्रभु थे। अमेठी रियासत के लिए सबसे बड़ी परीक्षा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अतिक्रमण के साथ आई। 1800 के दशक के आरंभ तक अवध पर लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंट का नियंत्रण बढ़ता जा रहा था। अमेठी के राजाओं को न केवल नवाब की बढ़ती राजस्व मांगों का सामना करना पड़ रहा था, बल्कि कंपनी के बढ़ते प्रशासनिक हस्तक्षेप का भी सामना करना पड़ रहा था। 1856 में वह महत्वपूर्ण क्षण आया जब लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में अवध पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, जिसके तुरंत बाद 1857 का विद्रोह हुआ। अवध के तालुकदार और राजा अपने आध्यात्मिक गुरु नवाब वाजिद अली शाह की बर्खास्तगी और अपने भूमि अधिकारों पर खतरे से क्रोधित होकर एकजुट विद्रोह पर उतर आए। हालांकि अमेठी की प्रत्यक्ष भागीदारी की सीमा जटिल है, लेकिन कई पड़ोसियों की तरह रियासत को भी ब्रिटिश दमन के क्रूर परिणामों का सामना करना पड़ा। विद्रोह को कुचलने के बाद अंग्रेजों ने कुख्यात तालुकदारी व्यवस्था के तहत भूस्वामित्व का पुनर्गठन किया। जो राजा बच गए और अपनी वफादारी साबित कर दी, उन्हें अक्सर बड़े भूस्वामी के रूप में मान्यता दी जाती थी, जिससे उनकी जागीरें मजबूत हो जाती थी, लेकिन उनके वास्तविक संप्रभु अधिकार छिन जाते थे। अमेठी के राजा ने अपनी उपाधि और अपनी अपार भू राजस्व शक्ति बरकरार रखी। वास्तव में ब्रिटिश राज के अधीन एक शक्तिशाली सामंत बन गए, लेकिन एक स्वतंत्र शासक के रूप में उनके दिन समाप्त हो गए। जैसे जैसे भारत की आज़ादी की मुहिम तेज होती गई, रियासतों की प्रासंगिकता कम होती गई। अपनी ऐतिहासिक सीमाओं और शासक परिवार के प्रति अपनी प्रजा की निष्ठा से परिभाषित अमेठी रियासत को एकीकरण की अपरिहार्य नियति का सामना करना पड़ा। 1947 में आधी रात को अमेठी के राजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और अपनी सदियों पुरानी रियासत का भारत संघ में विलय कर दिया। शासक परिवार को कुछ विशेषाधिकार और अपार सामाजिक सम्मान प्राप्त था, लेकिन उनकी राजनीतिक शक्ति आधिकारिक तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थानांतरित हो गई। अमेठी के अंतिम शासक संप्रभुता से सेवानिवृत्त होकर सम्मानित स्थानीय हस्तियों की भूमिका में आ गए। इस बदलाव ने एक गहरी विरासत छोड़ी। भले ही लोकतांत्रिक सरकार ने प्रशासन अपने हाथ में ले लिया, लेकिन राजा के अधिकार की सांस्कृतिक स्मृति ग्रामीणों के बीच बनी रही। रियासत के पतन और स्थानीय भूस्वामी कुलों के पतन से उत्पन्न शून्यता को अंततः एक अलग नए प्रकार के राजघराने ने भर दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीति। अमेठी को एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया तथा उत्तर प्रदेश में इसके ग्रामीण किंतु प्रभावशाली स्थान के कारण इसे भारत के सबसे प्रमुख परिवार के राजनीतिक करियर के लिए लॉन्चिंग पैड के रूप में चुना गया।
1960 और 70 के दशक में इसका राजनीतिक किले के रूप में रूपांतरण शुरू हुआ। 1980 के दशक में राजीव गांधी के नेतृत्व में अमेठी आधुनिक विकास और केंद्रीकृत सत्ता का प्रतीक बन गया। अमेठी का आधुनिक इतिहास धूल भरे मैदानों में खेला गया राजनीतिक नाटक दुनिया भर में मशहूर है। फिर भी इस निर्वाचन क्षेत्र की नींव अतीत के खामोश बोझ पर टिकी है। बिसेन राजवंश की विरासत का मतलब है कि अमेठी के लोग आज भी विरासत में मिली सत्ता और सामंती वफादारी की अवधारणा को समझते हैं, और शायद यही वजह है कि वे उन राजनीतिक राजवंशों के प्रति इतने कट्टर वफादार है जो अब उनका जनादेश चाहते हैं। अमेठी में आधुनिक राजनीतिक संघर्ष सिर्फ पार्टियों के बीच टकराव नहीं है, ये उसी उपजाऊ जमीन पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ती ताकतवर संस्थाओं के बीच प्राचीन प्रतिद्वंद्विता की एक सूक्ष्म प्रतिध्वनि है। राजा तो चले गए, लेकिन अमेठी की धरती आज भी केसर की खुशबू, इस्पात की खनक और किले की खामोश सत्ता को याद करती है। अमेठी एक सिंहासन है और हमेशा से रहा है, बस मुकुट का स्वरूप बदल गया है, चाहे वह सोने का हो या मतपत्र का।